एंड 12 अगस्त की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। अभी के सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हमें क्या करना है, इकोनॉमी के बीच में बैलेंस बना के रखना है और साथ में वेलफेयर ऑफ पीपल। मतलब कि जो इलेक्शंस जब आप कैंडिडेट खड़ा होता है तो वो फ्रीबीज बांटता है। फ्रीबीज मतलब क्या है कि फ्री में कि मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी दूंगा या फ्री में गैस सिलेंडर दूंगा या तुम्हारे लोन वेव कर दूंगा। तो इस तरह का जो इशू आ रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हमें दोनों चीज़ों का बैलेंस बना के रखना है। एक्चुअल में जो लोगों का वेलफेयर करना है वो भी हमें करना है, लेकिन हमें इकोनॉमी का भी बैलेंस बना के रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि हम डेफिसिट में चले जाएं। ठीक है, अभी एक कोर्ट के अकॉर्डिंग ये बोला है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज फ्रीबीज का प्रॉमिस करती हैं कि हम ये करेंगे, तो उसका कंट्री की जो फिजिकल हेल्थ है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है और एक सीरियस इशू है। लेकिन अगर जो हमारी जो कंट्री है वो पावर्टी जैसे इशू से भी फेस कर रही है तो उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आ गई इसमें, वेलफेयर ऑफ पीपल दैट इज़ द पावर्टी एंड द इकोनॉमी, क्योंकि फिजिकल हेल्थ हमारी कंट्री की बेकार हो रही है। ठीक है, इन्होंने बोला है कि हमें क्या करना है, जो पार्टीज रिकॉग्निशन नहीं है ओवर फ्रीबीज वुड बी एंटी डेमोक्रेटिक एंड मे लेड टू द कोर्ट्स एनरोचमेंट इन द लेजिस्लेटिव डोमेन। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बोला कि कमेटी को हम कॉन्स्टिट्यूट करेंगे जो एक सॉल्यूशन बताएगा किस तरह से, और ये कमेटी में कौन कौन होगा, फाइनेंस सेक्रेटरी होंगे, कुछ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, आरपीआई होंगे, वो इन चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से हम इस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्शन फ्रीबीज क्या होती हैं, जब भी पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, इलेक्टोरल प्रोमिस में आपको करती हैं कि हम ये सब चीज़ें आपको देंगे, ऑफरिंग करती हैं, कुछ भी चीज़ें फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। प्रेजेंटली जो फ्रीबीज हैं उनको हम रेगुलेट नहीं करते बिकॉज ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है रेगुलेट करना, क्योंकि कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी रेगुलेशन या लॉ नहीं है। क्या स्टेप्स लिए गए इलेक्शन कमीशन के द्वारा ताकि वो फ्रीबीज को चेक कर सकें। सबसे पहले 2013 में सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास प्रोविजंस ही नहीं है कि वो इस तरह की गाइडलाइंस फ्रेम कर सके कि सो दैट हम फ्रीबीज को चेक कर सकें। ठीक है, तो इसके अलावा इन्होंने बोला कि इलेक्शन प्रोसेस में इंटीग्रिटी इंश्योर करने के लिए तो 2016 में गाइडलाइंस बनाई गई टू चेक फ्रीबीज वर इंक्लूडेड अंडर द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, तो 2016 में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर फ्रीबीज से रिलेटेड गाइडलाइंस को डाला गया। फ्रीबीज का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है, सबसे पहले क्या होता है, ऑफकोर्स हमारे नेशनल सब नेशनल मतलब कि स्टेट लेवल या लोकल लेवल पे बहुत ज़्यादा बैंकरप्सी होती है। ठीक है, स्टेट का जो पैसा होता है वो बहुत ज़्यादा निकलता है, ड्रेन होता है। ठीक है, इसके अलावा वो मतलब कि नॉट पॉलिटिकल पावर्टी को, जो पॉलिटिकल पार्टी जो भी पावर में उसको एडवांटेज तो देती ही देती है। ठीक है, चाहे वो करप्ट क्यों ना हो। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है डीप इन अडॉप्शन पॉइंट्स टू इलेगलिटी ट्रैफिकिंग पार्लियामेंट्री स्टडिंग कमेटी। ठीक है, तो गाइस हमने कल भी पढ़ा था कि अडॉप्शन से रिलेटेड जो भी लॉज हैं, अगर कोई बच्चा गोद ले रहा है, ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि कुछ पॉइंट्स उससे इलीगलिटी या ट्रैफिकिंग, तो ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कुछ बोला है। डिपार्टमेंट रिलेटेड एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है किस पे, पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस लॉ एंड जस्टिस। उन्होंने 118 रिपोर्ट पब्लिश करी है ऑन सब्जेक्ट रिव्यू ऑफ गार्डियनशिप एंड अडॉप्शन ऑफ। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या किया, जो भी हमारे इंडिया में अडॉप्शन रिलेटेड लॉज हैं उनको रिव्यू किया है, तो उसकी ही अपनी रिपोर्ट को प्रेजेंट किया। अब जरा हम देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले उन्होंने देखा है एरिया, सबसे पहले रिव्यू ऑफ लॉज ऑन अडॉप्शन, तो ये हमने कल भी पढ़ा था। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के अंडर इसमें कौन कौन कवर होता है, एप्लीकेबल है ये ओनली हिंदूज़। ठीक है, और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो कि 2015 का है, दोनों जो एक्ट हैं वो डील करती हैं कि किस तरह से कोई बंदा बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है, लेकिन कुछ कुछ क्राइटेरिया इनमें डिफरेंट हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी पेरेंट्स बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं इस एक्ट के अंडर, उनको अपने आप को रजिस्टर नहीं कराना होता कारा के अंदर, दैट इज़ अ सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। मतलब कि अगर आपको अडॉप्ट करना है तो आप डायरेक्ट जाके अडॉप्ट कर सकते हो, आपको इसके अंडर रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता। ठीक है, इसके अलावा जो भी पेरेंट्स को चिल्ड्रन अडॉप्ट करना है, ठीक है, बट देयर आर नॉट मैनी चिल्ड्रन अवेलेबल फॉर अडॉप्शन। ठीक है, कभी कभी होते हैं जो चिल्ड्रन है वो अवेलेबल नहीं है अडॉप्शन के लिए, लेकिन बंदा करना चाह रहा है अडॉप्ट। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बोला है कि कुछ अनरजिस्टर्ड चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है या जो पुअर फंक्शनिंग है जिसकी वजह से 762 बच्चों की डेथ हो चुकी है। एडॉप्शन रिलेटेड जो मैटर्स हैं उसको कौन डील करता है, इट इज़ बीइंग डील बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ऑब्जर्वेशन किया है इन्होंने, ये बोला कि हमें क्या करना है, दोनों लॉज हामा और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, इन दोनों के लॉज को इकट्ठे लेके चलना है, यूनिफॉर्मली अपने लॉज को क्रिएट करना है। इसके अलावा नए लॉज होंगे उसके अंदर हमने एलजीबीटी की कम्युनिटी को भी कवर करना है, क्योंकि अगर कोई बंदा इस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, अगर वो अडॉप्ट करेगा तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए ये भी देखना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि अगर अभी तक कारा से कम रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है, तो उन्होंने बोला कि किसी बच्चे को अडॉप्ट करना है तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन के साथ कारा के साथ रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी करनी चाहिए। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सर्वे होना चाहिए ऑर्फन और अबॉन्डेंट चिल्ड्रन का। इसके अलावा जो थर्ड पार्टी स्टडी है, जितने भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस की उनकी स्टडी होनी चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटर को पावर देना चाहिए कि वो अनरजिस्टर्ड जो भी इस तरह के चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं उनको वहाँ से हटा दें, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, वो बच्चों को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते,
तो बच्चों की डेथ हो जाती है। इसके अलावा इन्होंने बोला कि अडॉप्शन लॉज को एक सिंगल मिनिस्ट्री के अंडर लाने की जरूरत है, क्योंकि अभी 2 मिनिस्ट्रीज के द्वारा डील किया जा रहा है। सो सिंगल मिनिस्ट्री के अंडर लाएंगे तो बेटर वे में मॉनिटर होगा और इंप्लीमेंटेशन होगा। नेक्स्ट है रिव्यू ऑफ लॉज ऑन सिटीजन गार्डियनशिप। तो हिंदी माइनॉरिटी एंड गार्डियन एक्ट में क्या होता है, इट मेक्स यूज ऑफ टर्म एलिजिटिमेट इन रेफरेंस टू चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ द वेडलॉक। ठीक है, देखो वर्ड एलिजिटिमेट मतलब कि अगर कोई बच्चा ऐसा होता है मतलब उसका कोई उसको अपने पेरेंट का नेम नहीं पता होता, ठीक है, तो उसको इलेजिटिमेट बोलते हैं। ठीक है, वर्ड इलेजिटिमेट शुड बी ओमिटेड एज नो चाइल्ड इज इलेजिटिमेट। तो उन्होंने बोला है कि ये जो पहले वर्ड है ना इसी को हटाओ, क्योंकि कोई भी बच्चा इलेजिटिमेट नहीं होता। ठीक है, इन्होंने बोला है कि हमें इस एक्ट को अमेंड करना है और हमें हर एक मदर हो या फादर को इक्वल ट्रीटमेंट देना है एज नेचुरल गार्डियन। क्योंकि हमने भी कल पढ़ा था कि अगर कभी भी कुछ फादर को नेचुरल गार्डियन माना जाता है, ठीक है, अगर फादर नहीं है तो मदर को नेचुरल गार्डियन माना जाता है, तो ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 को वायलेट करता है। तो इसलिए बोला गया कि इक्वल ट्रीटमेंट हमें देना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात हो रही थी, कभी अगर माँ बाप अलग होते हैं तो हमेशा मदर को प्रेफरेंस दी जाती है, फादर को नहीं दी जाती, तो इसमें भी इक्वलिटी करनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो इसकी बात की जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ है आरबीआई इशूज़ फर्स्ट सेट ऑफ गाइडलाइंस टू रेगुलेट डिजिटल लैंडिंग। तो गाइस ये जो न्यूज़ है इकोनॉमी में कवर होगी। अभी गाइडलाइंस आ रही हैं सो दैट हम क्या कर सकें, आरबीआई की जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ है, आरबीआई जिनको भी रेगुलेट करता है, चाहे बैंक्स हों, चाहे या स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हों, या फिर किसी तरह भी एनबीएफसी हो, तो वो जो प्लेटफॉर्म है वो किस तरह से आपको, अगर आपको डिजिटल ऑनलाइन अगर आपको उधार लेना है तो किस तरह से आप कर सकते हो, एंड द लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर एंगेज बाय देम टू एक्सटेंड वेरियस परमिसिबल क्रेडिट फैसिलिटेशन सर्विस। ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप क्या करेंगे, आप ईजिली आप क्रेडिट आप ले सकते हैं। इसके अलावा ये किसकी रिकमेंडेशन बेस्ड है, इट इज़ बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ वर्किंग ग्रुप ऑन डिजिटल लैंडिंग, जिसको आरबीआई ने कॉन्स्टिट्यूट किया 2021 में। डिजिटल लैंडिंग का मतलब क्या होता है, ये प्रोसेस होती है जिसमें आप लोन ऑफर करते हो, ठीक है, डिजिटल चैनल के थ्रू, इन विच जो लेंडर्स मतलब जो उधार देता है, ठीक है, वो डिजिटल डाटा यूज़ करते हैं टू इन्फॉर्म क्रेडिट डिसीजन एंड बिल्ड इंटेलिजेंट कस्टमर एंगेजमेंट। ठीक है, उन्हें बोलते हैं कि मैं आपको लोन देने को तैयार हूँ 10 लाख का, तो अब यहाँ पे जो कस्टमर होंगे वो देखेंगे किस किस को चाहिए, तो वो अपने आप को यहाँ पे आपके साथ आके बातचीत करेंगे। ठीक है, इसकी गाइडलाइन क्यों जरूरी थी, बिकॉज कुछ कंसर्न्स थे, जैसे थर्ड पार्टीज ज़्यादा आ रही थी, ठीक है, डाटा प्राइवेसी का ब्रीच हो रहा था, अनफेयर बिजनेस कंडक्ट हो रहा था, ठीक है, इंटरेस्ट रेट लोग बहुत ज़्यादा लगा देते थे, ठीक है, इसके अलावा अनएथिकल लोन रिकवरी प्रैक्टिसेस, मतलब अगर कोई बंदा लोन नहीं दे पा रहा तो लोन रिकवरी के लिए आप अनएथिकल प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहे हो, तो ये कंसर्न्स थे, तो इसलिए ये बात की जा रही है कि इस तरह की कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए। ठीक है, तो की हाईलाइट्स के इस तरह की गाइडलाइंस की, जो भी लोन डिस्पर्स किया जाएगा उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा ओनली बिटवीन बैंक अकाउंट ऑफ बोरोवर्स एंड द रेगुलेट एंटिटी। ठीक है, मतलब बैंक और अगर किसी कस्टमर के बीच में हुआ है तो उन दोनों ही अपने आप डील करेंगे विदाउट एनी पास थ्रू ऑफ द एलएसपी और एनी थर्ड पार्टी, मतलब इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगा। कोई भी फीस चार्जेस जो भी है जो आपको देना है किसी भी लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर को, शैल बी ट्रैक्टेड बाय द रेगुलेटेड एंटिटी और नॉट बाय द बोरोवर। ठीक है, कोई भी डाटा जो कलेक्ट होता है डिजिटल लैंडिंग ऐप से उसको नीड बेस्ड होगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए डाटा तो आपको दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जो भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होगा वो जो भी प्रिंसिपल पे बेस्ड होगा वो आइदर रेगुलेट किया जाएगा आरबीआई के द्वारा या फिर उस परमिटेड एंटिटीज़ के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है कैबिनेट अप्रूव्स कॉन्टिन्यूशन ऑफ द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन हाउसिंग फॉर ऑल मिशन। तो गाइस ये जो न्यूज़ है हमारी सोशल इश्यूज़ में कवर होगी, आपको पता है कब से हमारा चल रहा है। ठीक है, देखो हम जरा ही पढ़ लेते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन हाउसिंग फॉर ऑल, नाम से समझ में आ रहा है, इसको जो प्रोग्राम है इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा, सो दैट हम क्या कर सकें, हर एक जो एलिजिबल बेनिफिशियरी उनको पक्का हाउस प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, इसके अंदर हम पूरी एंटायर अर्बन एरिया को कवर कर रहे हैं, जो भी स्टैट्यूटरी टाइम्स हैं एज पर सेंसर। ठीक है, जो टाउन्स नोटिफाई किए हुए हैं इंक्लूडिंग नोटिफाइड प्लानिंग डेवलपमेंट एरिया, इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है 4 तरीक़ा से। सबसे पहले बेनिफिशियल एट कंस्ट्रक्शन एनहेंसमेंट, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, ठीक है, इन सीटू स्लम डेवलपमेंट, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम। ठीक है, देखो इसके 5 फीचर्स हैं। सबसे पहले हम चाह रहे हैं कि कोई भी वेदर हो, चाहे बाढ़ आ रही हो, चाहे कुछ भी आ रहा हो, हम आपको हाउसिंग हर चीज़ पे फैसिलिटी दे सकें, जैसे वाटर, किचन, इलेक्ट्रिसिटी, टॉयलेट। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट है, उनकी सेफ्टी रहे, क्योंकि पक्का घर में उनकी सेफ्टी रहेंगी। ठीक है, थर्ड में कि हम लोगों को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा प्रोवाइड कर सकें। चौथा है सिक्योरिटी ऑफ टेनर। ठीक है, अगर कोई रेंट पे भी रह रहा है, ठीक है, तो उनको एटलीस्ट उनका जो टेनर हो वो मतलब कि रेंट हो वो थोड़ा जायज़ हो। ठीक है, इसके बाद एडिक्वेट फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकें, सो दैट उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है हम उनको अच्छा कर सकें। वाइल जो सेंटर है वो क्या करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। स्टेट और जो स्टेट गवर्नमेंट जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो इस स्कीम को इंप्लीमेंट कर रही हैं। ठीक है, स्कीम डीलर हो गई थी कोविड की वजह से, दैट इज़ अ लैक ऑफ क्लियर टाइटल एंड अदर लैंड डॉक्यूमेंट्स इन अर्बन एरियाज। अब हम जरा न्यूज़ देखते हैं। कैबिनेट ने अप्रूव किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के प्रपोजल का कि अभी हम इस
स्कीम को 31 दिसंबर 2024 तक कंटिन्यू करेंगे, जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस और प्रोवाइड की जाएगी। ऑलरेडी जो सेंक्शनड है, मतलब 122 लाख हाउसेज जो ऑलरेडी सेंक्शन हो चुके हैं, उनके लिए हमें असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, टिल 31 मार्च 2022 तक इतने लाख हाउसेज सेंक्शन हो चुके थे, तो इसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। इस स्कीम की कंटिन्यू के लिए रिक्वेस्ट स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ने करी थी, सो दैट वो जो ऑलरेडी हाउस सेंक्शन हो चुके हैं उनको कंप्लीट कर सकें। प्रेजेंट स्टेटस यही है कि हमारे जो ओरिजिनली जो प्रोजेक्ट की डिमांड थी वो 100 लाख हाउसेज थी, जिसमें से 102 लाख हाउसेज को हम ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन है, और 62 लाख हाउसेज को डिलीवर भी कर चुके हैं। ठीक है, मतलब बन के हम लोग वहाँ पे रहने लग गए हैं। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है, नासा सैटेलाइट इमेज शोज अंटार्कटिकाज आइस शेल्फ थिनिंग फास्टर देन प्रेडिक्टेड। तो गाइस ये जो न्यूज़ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगी या फिर एनवायरनमेंट में कवर होगी। अभी क्या है, अंटार्कटिका पे स्टडी हुई है, जिसमें जो नासा के सर्चर हैं उन्होंने कंसर्न शो किया किस तरह से क्लाइमेट चेंज कितनी जल्दी हो रहा है, जिसकी वजह से जो अंटार्कटिका पे जो आइस शेल्फ्स हैं वो फ्लोट होने लगी हैं, पिघलने लगी हैं, जिसकी वजह से जो ग्लोबल सी लेवल है वो जल्द बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर आइस पानी में पिघलेंगी तो जो सी लेवल है, जिस समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, इस स्टडी की क्या हाईलाइट ही, जो अंटार्कटिका जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत जल्दी क्या हो रहे हैं, पिघल रहे हैं। ठीक है, मोर रैपिडली देन नेचर कैन रिप्लेनिश, मतलब कि इतनी जल्दी नेचर द्वारा ग्लेशियर्स बना नहीं सकते जितनी जल्दी वो पिघल रही हैं। और पिछले 25 साल में जो लॉस हुआ है उससे डबल रेट में हो रहे हैं। अंटार्कटिका ऐसे अगर थिनिंग होती है उससे ओशन वाटर मेल्ट होगा। ठीक है, जिसकी वजह से कॉन्टिनेंट आउटवर्ड एजेस इनटू इट्स ऑलमोस्ट जो वेस्टर्न पार्ट में जो आइस शीट है वो डबल होगी। इन रिसेंट डिकेड ओशन की वार्म की वजह से जो शेल्फ्स हैं वो वीक हो चुकी हैं, जिसकी वजह से एवरेज 149 मिलियन टन्स अ ईयर लॉस हो रहा है फ्रॉम 2002 टू 2020। अंटार्कटिका की इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले अंटार्कटिका की आइस रिफ्लेक्ट करती है कि जो सन की रेस है वो अर्थ से बहुत दूर है। ठीक है, इस वजह से हम रह भी पा रहे हैं। अगर अंटार्कटिका मेल्ट हो गया तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाएगा। फाइन, तो यहाँ रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर आइस मेल्ट होती है अंटार्कटिका में, उससे हमारे ग्लोबल सी लेवल बढ़ेंगे, जिसकी वजह से फ्लडिंग आ सकती है। जो भी ओशन सराउंड है कॉन्टिनेंट के, जैसे स्पेशली वो कंट्रीज़ जिनके आसपास सभी ओशंस हैं, तो वहाँ पे द ओशन सराउंडिंग द कॉन्टिनेंट सपोर्ट मासेस ऑफ द वर्ल्ड सी लाइफ। फाइन, अंटार्कटिका वर्ल्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल लेबोरेटरी है, इससे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं वो चाहते हैं कि वहाँ पे काम करते रहें। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है, यूथ एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइंड इन इंडिया सेज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट। फाइन, ये जो रिपोर्ट है ये नहीं, ये सोशल इश्यूज़ में करोगी, ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2022, और ये रिपोर्ट आई है बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने बोला है कि ग्लोबली अगर यूथ की एम्प्लॉयमेंट देखें उसमें अभी भी रिकवरी कम है। कोविड की वजह से लोगों की जॉब चली गई थी, तो रिकवरी अभी भी कम है। ठीक है, स्पेशली यंग पीपल की, वो उनको ज़्यादा हर्ट हुआ है मोर देन एनी अदर एज ग्रुप। इस रिपोर्ट के क्या फाइंडिंग्स है, पेंडेमिक की वजह से जो लेबर मार्केट चैलेंज है बहुत ज़्यादा वर्स्ट हुआ है, स्पेशली जो यूथ 15 से 24 साल के बीच में। इंडिया में यूथ एम्प्लॉयमेंट में डिक्लाइन देखने को मिला है। इंडिया में 92% चिल्ड्रन एटलीस्ट अपना ऑन एन एवरेज 1 फाउंडेशनल एबिलिटी लैंग्वेज में खो चुके हैं, और 82% लोग हैं 1 फाउंडेशनल एबिलिटी मैथमेटिक्स में लॉस हो चुके हैं। इंडिया में बहुत कम फीमेल लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन है। यूथ में जो इंडियन वुमेन पार्टिसिपेशन है ग्लोबल यूथ लेबर में वो सिर्फ 5% है। ठीक है, तो इंडिया में अभी भी फीमेल का पार्टिसिपेशन बहुत कम है। अगर नॉन स्टेट स्कूल्स में जो टीचर दिखे उनको बहुत कम पे दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू स्टेट स्कूल्स में। मनरेगा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बिकॉज पेड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है पर्टिकुलर टू वुमेन। इसके अलावा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एज एन एक्ट, ये नेचुरल रिसोर्सेज पे फोकस। सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, कार्बन को एब्जॉर्ब करना, जैसे एफोरेस्टेशन करना, या जो वाटर बॉडीज होती हैं। ठीक है, तो ये एज द एक्ट ये फोकस कर रहा है नेचुरल रिसोर्सेज सच एज लैंड, वाटर एंड ट्रीज विच प्रोवाइड एडेप्टेशन बेनिफिट। इसके अलावा जो ऑरेंज इकोनॉमी है दैट इज़ अ क्रिएटिव इकोनॉमी, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है वर्ल्ड वाइड में, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करता है यंग पीपल के लिए। कहाँ सेक्टर में, आर्किटेक्चर, विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, क्राफ्ट्स एंड वीडियो कॉम। तो गाइस आपको ऑरेंज इकोनॉमी पता होना चाहिए। ऑरेंज इकोनॉमी किससे रिलेटेड है, क्रिएटिव इकोनॉमी से रिलेटेड है। फाइन, और इनमें कौन कौन से सेक्टर है ये आप देख सकते हो, और ये सेक्टर सबसे ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड। अब हम चलते हैं छोटी छोटी न्यूज़ पे। यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान। अभी क्या है, जो यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान है वो एमर्ज हुआ फ्रॉम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 39 ऑफ जनवरी 1948 दैट सेटअप द यूएन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। फाइन, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक रेजोल्यूशन था जो कि जनवरी 1948 में हुआ था, तो तब ये ग्रुप था, ये इमर्ज हुआ था। ठीक है, सो ये इंडिया और पाकिस्तान के लिए स्पेशली सेटअप किया गया था। ठीक है, इसका काम यही था कि वो इंडिया और पाकिस्तान में जो भी डिस्प्यूट होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट करता है, उनके बीच में मीडिएटर बनता है ओवर द फ्यूचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अभी के 1949 में कराची एग्रीमेंट हुआ था, तब इसे जो ग्रुप था इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था
और जो भी वायलेशंस हुई थी उन सबको इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था। इनकी जो रिस्पॉन्सिबल एरिया है वो बेसिकली लाइन ऑफ कंट्रोल है जो पाकिस्तान और इंडिया को सेपरेट करती है, और वर्किंग बाउंड्री है जो सेपरेट करती है इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर को पाकिस्तान के साथ। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना। न्यू ऑर्डर्स के द्वारा जो कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने दिया है, जो भी बंदा इनकम टैक्स पेयर है वो अब अटल पेंशन योजना के लिए एलिजिबल नहीं है। अटल पेंशन योजना 2015 में लॉन्च हुई थी, जिसमें स्वाभिमान स्कीम को रिप्लेस करके इसके अंदर यही था कि जो भी पुअर हैं या अंडर प्रिविलेज लोग हैं जो स्पेशली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, तो उनको वो क्या करते हैं, कुछ थोड़ा सा पैसे दे देते हैं पेंशन के रूप में। फाइन। तो इसमें बोला अगर कोई इनकम टैक्स पे करता है तो उसको वो इस पेंशन का फ़ायदा नहीं उठा सकता। जो भी बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं उनको 18 से 40 साल के बीच में वो इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सब्सक्राइबर को क्या करना पड़ेगा, वही बात है, 18 से 40 साल के बीच में उसको मंथली कुछ पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। और 60 साल के बाद वो उसको मंथली पेंशन उस हिसाब से मिल जाएगा जिस पैसे से उसने इन्वेस्ट किया होगा। अगर कम देगा तो 1000 से 5000 के बीच में उसको मंथली पेंशन दे पाएगी, ठीक है। डिपेंड करती है उसने कितना कंट्रीब्यूट किया। इसको एडमिनिस्टर किया जाता है बाय पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट है डिजिटल करेंसी। अभी क्या है, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में क्या हुआ है, 7.3% पॉपुलेशन है जो डिजिटल करेंसी ओन करती है 2021 में, जो कि टॉप 7 में आती है 20 ग्लोबल इकोनॉमीज में। डिजिटल करेंसी एक तरह की करेंसी होती है जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल होती है, फिजिकल फॉर्म में नहीं होता, जैसे आपका गूगल पे हो गया। इस डिजिटल करेंसी से हम प्राइवेट डिजिटल करेंसीज को बेनिफिट करते हैं, ठीक है, सो दैट ईजिली आप पैसा ट्रांसफर कर सको। इशूज़ क्या आते हैं, अनस्टेबल फाइनेंशियल एसेट है, कुछ रिस्क भी लगे होते हैं। इसमें क्या होता है, नेशंस की जो खुद की सॉवरेनिटी होती है वो नहीं होती, और क्रिप्टो करेंसीज का भी जैसे रिस्क होता है, तो ये रिस्क रहते हैं। नेक्स्ट है बटरफ्लाई माइन। बटरफ्लाई माइन रशिया को भी एक्यूज़ किया गया, उसको इल्ज़ाम लगाया है कि उसने क्या किया है, PFM-1 को यूज़ किया, जिसको बटरफ्लाई माइन्स भी बोलते हैं, जो एक तरह का टॉयज़ की तरह देखता है, लेकिन वो बच्चों की हेल्थ के लिए डेंजरस होता है। PFM-1 और PFM-2 1S ये दो एंटी पर्सनल लैंड माइन्स है जिसको रेफर किया जाता है बटरफ्लाई माइन्स और ग्रीन पर। ये जो माइन्स होते हैं इसको डिप्लॉय किया जाता है हेलीकॉप्टर से, मतलब ड्रोन के, ठीक है, और थ्रू बैलिस्टिक डिस्पर्जन यूजिंग आर्टिलरी एंड मोर्टार। ये जो एंटी पर्सनल माइन्स होती हैं इसको बैन किया गया इंटरनेशनल कन्वेंशन ने ऑनलाइन में, बट रशिया एंड यूक्रेन ने अभी तक इस पर साइन नहीं किया और इन्होंने यही काम किया है। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम। अभी ये इस साल ये जो सिस्टम है ये पार्ट होगा किसका, 21 गन सैल्यूट का इंडिपेंडेंस। आपको पता है 21 तोपों की सलामी होती है इंडिपेंडेंस डे पे, तो 21 तोपों में से अब एक तोप इसकी भी होगी। ये होम ग्रोन हॉर्टिकल गन है, इसकी जो फायरिंग रेंज है 48 किलोमीटर, और इसकी फीचर्स क्या है, बहुत जल्दी डिप्लॉय हो जाता है, मोबिलिटी अच्छी है और पावर मोड अच्छा है। इसको डेवलप किया है DRDO के द्वारा। नेक्स्ट है लंपी स्किन डिजीज़। अभी आपने देखा होगा ये मिल रही है कहाँ पे, गऊओं में, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने अभी एक इंडिजीनियस वैक्सीन लंपी प्रो वैक्सीन स्टार्ट किया गया है, जिसके अंदर हम लाइव स्टॉक को जो आप एनिमल पालते हो उनको इस डिजीज़ से हम प्रोटेक्ट कर सकें। इस वैक्सीन को डेवलप किया गया 2 इंस्टीट्यूट के द्वारा, एक तो ICR दैट इज द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इन कोलैबोरेशन विद इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट LSD। ये स्किन डिजीज़ हो क्यों रही है, एक वायरस है जिसका नाम है कैप्रीपॉक्स वायरस, और ये किस में हो रही है, स्पेशली इट इज़ जेनेटिकली रिलेटेड टू गोट पॉक्स एंड द शीप पॉक्स वायरस फैमिली। ये कैटल और वाटर बुफेलो को मेनली इन्फेक्ट कर रही है, मेनली थ्रू वेक्टर सच एज ब्लड फिटिंग इंसेक्ट्स, ठीक है। लाइक अगर आप उनको कुछ खिला रहे हो, उनका अनाज खिला रहे हो, अगर उसमें कुछ ऐसे इंसेक्ट आ गए तो ये डिजीज़ उनको हो रही है। इन्फेक्शन के क्या साइंस हैं, अगर एनिमल के स्किन पे कुछ सर्कुलर फॉर्म नोड्स बन रहे हैं दैट लुक सिमिलर टू लम्स। नेक्स्ट न्यूज़ है राइस फोर्टिफिकेशन। अभी जो फोर्टिफाइड राइस है उसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के अंडर कवर किए 1 साल कंप्लीट हो गया। अभी तक 151 डिस्ट्रिक्ट जो कि 24 स्टेट्स में अक्रॉस हैं उनको ऑलरेडी फोर्टिफाइड राइस उनको मिल चुका है अंडर दिस स्कीम। राइस फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, हम क्या करते हैं, राइस के अंदर कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐड कर देते हैं, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B1 2 नॉर्मल राइस में इन द रेशो 1:100, मतलब कि 100 kg में 1 किलो राइस हम ये ऐड कर देते हैं ताकि जो मॉल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है उनको एड्रेस कर सकें। ये प्रोसेस डन की जाती है राइस मिल्स में एट द टाइम ऑफ मिलिंग ऑफ राइस। ये कॉस्ट एफिशिएंट होता है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेटेजी है, सो दैट हम विटामिन और मिनरल कंटेंट डाइट में बढ़ा सकें, सो दैट जो हमारी कंट्री में एनीमिया मॉल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है उसको एड्रेस कर सकें। नेक्स्ट है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन। इसका ये जो मिशन है इसने ऑलरेडी अपना टारगेट अचीव कर दिया है, जिसके अंदर वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस इम्पार्ट करता है और बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है 1 मिलियन स्टूडेंट्स को। 2021 में लॉन्च हुआ था, फ्लैगशिप प्रोग्राम था जिसके अंदर हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस और बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर यही था कि हम स्टूडेंट्स में इनोवेशन की भावना ला सके, क्रिएटिविटी की स्पिरिट इनकलकेट कर सके, स्पेशली जो बच्चे 8th से 12th क्लास में हैं, सो दैट बच्चे क्या कर सके,
कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जाके कुछ अच्छा काम कर सकें। इसको इम्प्लीमेंट की जा रही है बाय द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस, जो कि ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। औरबिंदो घोष 15 अगस्त 2022 को 150th बर्थ एनिवर्सरी होगी श्री औरबिंदो की। ही वॉज इन्वॉल्व इन द नेशनल पॉलिसीज एंड रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन बंगाल विद द अनुशीलन समिति। वो पहले प्रिंसिपल थे नेशनल कॉलेज इन कलकत्ता के। हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। इनको 1908 में अरेस्ट भी किया गया था इन कनेक्शन विद द अलीपुर बॉम्ब के। इनके कंसेप्ट था इंटीग्रल योगा सिस्टम, जो इन्होंने डिस्क्राइब भी किया अपनी बुक में द सिंथेसिस ऑफ योगा एंड लाइफ डिवाइन। इन्होंने श्री औरबिंदो आश्रम भी इस्टेब्लिश किया था पौंडीचेरी में 1926 में। कुछ प्लेसेस इन न्यूज़ में, लाटविया जिसकी कैपिटल रीगा, ये नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप की सिटी है, मिडल ऑफ द 3 बाल्टिक स्टेट्स है। इनके नेबर्स है, नॉर्थ में एस्टोनिया है, ईस्ट में रशिया है, साउथ ईस्ट में बिलारस है, लिथुनिया साउथ में है। तो भाई 3 बाल्टिक स्टेट आपको पता चल गया, बिलारस, लिथुनिया एंड द लाटविया। ये इट लाइज अलॉन्ग द शोर्स ऑफ बाल्टिक सी एंड द गल्फ ऑफ रीगा। जोग्राफी क्या है, अनडल्टिंग प्लेन है, यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट है। वाटर बॉडीज यहाँ कौन कौन से देखने पड़ेगी, वेस्टर्डवीना, गोजियाना, विटाना, ठीक है, जो सबकी सब बाल्टिक सी में ड्रेन होती है। तो गाइस यहाँ पे 11 एंड 12 अगस्त के डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट कमेंट करना। तब तक बाय, टाटा।